फ्रेंड्स, हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जो आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट की जो वैकेंसी आने वाली है, ये एग्ज़ाम आने वाली है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 4 वीडियो के अंत तक बनी रही है। आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके मैं आया हूँ। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1, अ ग्रुप ऑफ ऑक्यूलर कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्टिक नर्व डैमेज, इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर एंड एसोसिएटेड विजन लॉस इज सीन इन पेशेंट विथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पेशेंट है जिसके अंदर हमें क्या देख रहा है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हुआ है, किसकी वजह से? ये इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से विजन लॉस हो रहा है। ये कंडीशन किस में पाई जाती है? ऑप्शन है ग्लूकोमा, कॉर्नियल डिस्ट्रोफी, कैटरेक्ट, केराटोकोनस। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में अक्सर क्या होता है, जो ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है। किसकी वजह से? जो हमारा आईबॉल होता है उसके अंदर जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है वहाँ क्या होता है, प्रेशर जो होता है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें ग्लूकोमा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ग्लूकोमा में क्या होता है, विजन लॉस हमें देखने को मिलता है। ग्लूकोमा के टाइप्स कितने हैं? 2 टाइप्स है, एक ओपन एंगल ग्लूकोमा, एक क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, और जनरली ये 60 अबव एज के अंदर देखने को हमें मिलता है। देखो ये ओपन एंगल और क्लोज में क्या देखने को मिलता है। जो ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है उसमें क्या होता है, जो ये ड्रेनेज कैनाल होती है वो क्लॉग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑप्टिक नर्व के आसपास जो प्रेशर है बना रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, ओपन एंगल ग्लूकोमा। क्लोज एंगल में क्या होता है, जो आइरिस और कॉर्निया हमारी होती है, आइरिस कॉर्निया के अंदर क्या होता है, जो पार्ट्स होता है वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। ठीक है, तो नैरो होने की वजह से वहाँ जो ऑप्टिक नर्व के आसपास क्या हो जाता है, प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। क्या होता है? प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, इसको हम क्लोज एंगल। ये प्रेशर देखो, ये ऑप्टिक नर्व है हमारी, उसकी जो अंदर का एरिया है, इसकी वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से ऑप्टिक नर्व पर प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑप्टिक नर्व हमारी होती है डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से विजन लॉस हो सकता है। ठीक है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ब्लाइंड, उसकी वजह से ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। और इंडिया में जो ब्लाइंडनेस होने का रीज़न है क्या हुआ है, कैटरेक्ट है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या हुआ है, कैटरेक्ट की वजह से भी देखने को हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, साइकोथेराप्यूटिक यूज ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड। जो साइकोथेराप्यूटिक हम यूज़ करते हैं थेरापी में, उसमें अंदर जो मूवमेंट का यूज़ किस चीज़ में हम करते हैं? म्यूजिक थेरापी में, डांस थेरापी में, रिक्रिएशनल थेरापी में और रिलैक्सेशन थेरापी में। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा मूवमेंट किस में आएगी, तो डांस थेरापी में। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, ये डांस थेरापी में क्या होगा कि ये किसने दी थी, अमेरिकन डांस थेरापी एसोसिएशन ने ये दी थी कि भाई साइकोथेरापी में मूवमेंट का हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जिससे जो इंडिविजुअल होगा या हेल्थ बीइंग होगी, उसके अंदर इमोशनली, सोशली, कॉग्निटिवली, फिजिकल इंटीग्रेशंस में इम्प्रूवमेंट देखने को हमें इंडिविजुअली हेल्थ और वेलबींग में, इसकी वजह से क्या होगा, इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन 3, द ड्रग्स यूज फॉर इंडक्शंस ऑफ लेबर। ये मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। इंडक्शंस ऑफ लेबर के लिए हम कौन सी ड्रग्स का यूज़ करते हैं? अर्गोमेट्रिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन के मिथार्जिन। तो उसमें सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑक्सीटोसिन। देखो पहले क्या करते हैं, इंडक्शंस ऑफ लेबर या आफ्टर डिलीवरी हम अर्गोमेट्रिन यानी मिथार्जिन देते थे, लेकिन अब न्यू रूल्स के मुताबिक हम ऑक्सीटोसिन कब देते हैं कि आफ्टर, जब शोल्डर डिलीवरी होती है, कब बेबी डिलीवर होता है उसके बाद, जब शोल्डर की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद तुरंत हम क्या देते हैं, 10 IU ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है? ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज़ करता है। क्या करता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज़ करता है, जिससे लेबर का प्रोग्रेस होता है। और दूसरा PPH को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। क्या करता है? यदि ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीटोसिन दी जाए तो क्या हो सकता है, रप्चर ऑफ द यूट्रस हो सकता है। इसीलिए लेबर का प्रोग्रेस देखते हुए हमें ऑक्सीटोसिन देना है। ठीक है, जब इंटरनेटल पीरियड में हम दे तो आफ्टर डिलीवरी हमें 10 IU ऑक्सीटोसिन देना होता है। ठीक है, तो हम IM देते हैं और IV भी उसको दे सकते हैं। द फिफ्थ वाइटल साइन इज, फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा है? मीन आर्टेरियल प्रेशर्स, EBG एनालिसिस, SpO2, पेन। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा पेन। तो वाइटल साइन में कौन कौन आता है? एकदम
हम क्या कहते हैं TPR, ठीक है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। और फिफ्थ है पेन। और सिक्स भी ऐड हुआ है, क्या हुआ है, पल्स ऑक्सीमेट्री, जो हमने कोरोना के दरमियान बहुत ही यूज़ किया हुआ है, ठीक है, SpO2, वो 6 वाइटल साइन ऐड किया गया है, ठीक है, वो याद रखना है। एन एग्जैक्ट रिटर्न रिपोर्ट ऑफ कन्वर्जेशंस बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट्स, कि पेशेंट्स एंड नर्स के दौरान जो थेराप्यूटिक कन्वर्जेशंस होता है और उसको रिकॉर्डिंग हम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस रिपोर्ट, प्रोसेस रिकॉर्ड, नॉन वर्बल रिकॉर्ड और नर्स रिकॉर्ड। उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस रिकॉर्डिंग। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन से बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है। नर्स और ये साइकेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। मेंटल इलनेस वाला पेशेंट्स होता है और नर्सिस होता है, दोनों के बीच जो कन्वर्जेशंस होता है और कन्वर्जेशंस थेरापेटिक होता है, ठीक है। और वो जो कन्वर्जेशंस होता है उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस रिकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके साथ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस का क्वेश्चन मोस्ट आता है, ठीक है। उसमें मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस का जो क्वेश्चन आता है उसका स्कोर उससे ऑलवेज 30 होता है, क्या होता है, 30, ये हमें खास याद रखना है, ठीक है। और उसमें हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में जनरल अपीयरेंस, ठीक है, थॉट, बिहेवियर, ठीक है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनता है, इसीलिए उस पर हमें ध्यान रखना है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, हार्ट का जो इनर मोस्ट लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। उससे पहले हमें क्या देखना है, जो आउटर लेयर होता है उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, बीच का जो लेयर होता है उसको मायोमेट्रियम, मायोस का मतलब होता है मसल्स, क्या होता है, मसल्स। और इनर होता है एंडो, एंडो का मतलब अंदर, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम हमें इनर मोस्ट लेयर, उससे क्या बनता है, जो इनर मोस्ट लेयर हमारा एंडोकार्डियम होता है, एंडोकार्डियम में स्मूथ मसल्स होते हैं, क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। उससे जो चैम्बर हमारे होते हैं, जो ये हमारा हार्ट होता है, हार्ट के अंदर जो 4 चैम्बर होते हैं, ये 4 चैम्बर किससे बनते हैं, एंडोकार्डियम। और जो यहाँ वाल होता है बाइकस्पीड, ट्राइकस्पीड, वो वाल भी किससे बनते होते हैं, एंडोकार्डियम लेयर से बने होते हैं, ठीक है। और इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। और इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती है। ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, नर्स नीड टू बी कॉम्पिटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल, कि जब भी हम नर्सिंग प्रोसेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन फेज के दौरान नर्स के पास क्या स्किल होनी चाहिए या क्या क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। और कॉग्निटिव स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, साइकोमोटर स्किल, ऑल ऑफ दी अबव। तो नर्सिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें हमें फर्स्ट क्या होता है, असेसमेंट फेज, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन, जिसमें हम सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन निकलता है। सब्जेक्टिव मीन्स क्या होता है, जो पेशेंट्स खुद फील करता है, एग्जाम्पल फॉर नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, जो हम फील या हम देख नहीं सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा मतलब क्या होता है, हम जो ऑब्जर्वेशंस करते हैं पेशेंट पे जो दिखाई देता है, या स्किन डिजीज़ हो, रेडनेस हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा। ये पूछा जा चुका है। और उसके अलावा असेसमेंट में क्या पूछते हैं, इनिशियल असेसमेंट, फोकस असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट में क्या होता है, जो पेशेंट आता है, ठीक है, तुरंत हम जो असेसमेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल असेसमेंट। फोकस स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड होता है, पेशेंट के अंदर जो है प्रॉब्लम्स होता है उस पर हम फोकस करते हैं। इमरजेंसी के अंदर दौरान जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी असेसमेंट, ठीक है। और उसमें हमें इम्प्लीमेंटेशन फेज में क्या देखने को मिलेगा, हमारा आंसर आएगा डी, कॉग्निटिव स्किल भी ज़रूरत होगी। कॉग्निटिव मीन्स पेशेंट नर्सिस को क्या हो, थिंकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, कि इस फेज के दौरान हमें पेशेंट्स को क्योर करके भेजना है। उसमें इंटरपर्सनल स्किल भी अच्छी होगी, तो हमें पेशेंट के पास से इंफॉर्मेशन मिलेगी, साइकोमोटर स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, तीनों इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय द रोडेंट्स, रोडेंट से क्या ट्रांसमिट होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस, पोलियो वायरस, नॉर्वोक वायरस, एबोला वायरस, ठीक है। ये रोडेंट वाला क्वेश्चन कम्युनिटी से लिया है, कम्युनिटी में बार बार क्वेश्चन पूछते हैं आरआरबी में, ठीक है। तो आंसर रहेगा एबोला वायरस, ठीक है। एबोला क्या है, वर्ल्ड मोस्ट विरुलेंट डिजीज़ है, ठीक है। ये जीनिया पिग, रेड्स और माइस की रोडेंट स्पीसीज है, ठीक है। तो बार बार देखने को हमें मिल सकता है। विच मोड ऑफ द इनहेरिटेंस इज फाउंड इन द सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस में हमें क्या देखने को मिलता है, कौन सा डिजीज़ है, ये भी पूछा जा सकता है। ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड रिसेसिव।
सिस्टिक फाइब्रोसिस या जो जेनेटिकल्स डिसऑर्डर है उसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है, खास डाउन सिंड्रोम्स, एडवर्ड सिंड्रोम्स, पटाउ सिंड्रोम्स, ठीक है। और ये सिस्टिक फाइब्रोसिस ये हमें करके जाना है। तो ये क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। देखो उसमें क्या होता है, उसमें जो जीन्स होते हैं उसकी कॉपीज देखने को मिलता है और सेल म्यूटेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। विच इज़ अ परसेप्शनल डिसऑर्डर, परसेप्शनल डिसऑर्डर कौन सा है, डिल्यूजन्स, एपैथी, हेल्यूसिनेशंस और ओबेशंस, ठीक है। इसमें से हमें ये तीनों में से एक टर्मिनोलॉजी होगी, इल्यूजन्स, डिल्यूजन्स और हेल्यूसिनेशन, ठीक है। ये तो हमें कंफर्म करके जाना है, तीनों में से एक 100% होगी, ठीक है। तो परसेप्शनल डिसऑर्डर कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा सी, हेल्यूसिनेशंस क्या है, परसेप्शनल डिसऑर्डर है, ठीक है। Which is the most important drugs in the treatment of organophosphate poisoning? organophosphate poisoning में हमें कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं, डाइजापाम, एनासिटलसिस्टिन, एड्रेनालिन, एट्रोपिन सल्फेट। तो उसमें हमारा आंसर क्या होगा, एट्रोपिन सल्फेट। यदि आपको पूछा जाए यूनिवर्सल एंटीडोट, तो यूनिवर्सल में क्या होगा, चारकोल, क्या होगा, चारकोल। और एंटीडोट हमें करने ही करने हैं। एनासिटल किसका है, तो ये पैरासीटामोल का है, किसका है, पैरासीटामोल का है, ठीक है। एंटीडोट तो हमें कंफर्म करना है, वो बार बार पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। द ओवरऑल प्लान और ब्लूप्रिंट फॉर आंसरिंग द रिसर्च क्वेश्चन इज कॉल्ड, रिसर्च में से क्वेश्चन आएंगे 100%, आरआरबी में मोस्ट रिसर्च में से पूछते क्वेश्चन। तो जो रिसर्च क्वेश्चन होता है उसका जब हम आंसर देते हैं या प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देखते हैं, तो ओवरऑल जो प्लान होता है उसकी ब्लूप्रिंट को हम क्या कहते हैं, रिसर्च डिज़ाइन, हाइपोथेसिस, सैंपल एनालिसिस। तो उसका हमारा सही आंसर होगा रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, यदि मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको कोई होम बनाना है, ठीक है, होम बनाना है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, हम उसके लिए ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करेंगे कि 2 BHK बनाएंगे या 3 BHK बनाएंगे, ठीक है। उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, फिर पूरा होम बनाएंगे। इसी तरह हम जो रिसर्च हमारा स्टेटमेंट होगा, हमारा क्वेश्चंस होगा, उसमें कौन सा हाइपोथेसिस लेंगे, कौन सा वेरिएबल यूज़ करेंगे, कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, सैम्पलिंग मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, पॉपुलेशन कितना लेंगे, ये सब किसमें आएगा, रिसर्च डिज़ाइन के अंदर हम ब्लूप्रिंट के तौर पे तैयार करेंगे या ओवरऑल प्लान। तो हमारा आंसर होगा रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटाइटिस इज नॉट इंक्लूड इन COPD, COPD मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में कौन सी कंडीशंस नहीं होती है, अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, न्यूमोनिया, ठीक है। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, कौन सी कंडीशंस नहीं होती है, तो न्यूमोनिया होती नहीं है, ठीक है। जनरली हमें क्या पूछा जाता है कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा तो हमें देखने को मिलती है, लेकिन अस्थमा भी क्या होता है, अस्थमा में विजिंग साउंड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो वही कंडीशंस इंक्लूड होती है और न्यूमोनिया होता ही नहीं है। न्यूमोनिया का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशंस ऑफ द लंग्स पेराइनकाइमा, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमोनिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, न्यूमोनिया, कि जिसके अंदर कफ और डिस्पनिया की कंडीशंस हमें देखने को मिलती है और हाई ग्रेड फीवर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और COPD या रेस्पिरेटरी रिलेटेड के जो प्रॉब्लम होता है उसमें हम क्या देते हैं, फावलर्स पोजीशंस पेशेंट को देंगे, क्या देंगे, फावलर्स पोजीशन हम पेशेंट को देंगे। वजाइनल एसिडिटी इज मेंटेन बाय, वजाइनल एसिडिटी किससे मेंटेन होती है, स्ट्रेप्टोकोकस, म्यूकोबैसिलाई, क्लोस्ट्रिडियम बेसिलाई और एसिडोविलस, ठीक है। वजाइनल जो एसिडिक हम बोलते हैं कि वजाइनल कैसा है, स्टेटस pH एसिडिक है, ठीक है। तो किससे मेंटेन होता है, तो क्लोस्ट्रिडियम बेसिलाई। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, मिडवाइफरी का क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। ये लिखने में थोड़ी गलती हो गई है, ये जवाब हमारा B आएगा, ठीक है। ये हेल्दी वजाइना देखो है, डिफरेंट टाइप की बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस क्या करता है, हाई लेवल ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और वो भी वजाइना के अंदर एसिडिक मीडियम बनाने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन जो बैक्टीरियल वेगिनोसिस होती है, ठीक है, उसकी कंडीशंस को प्रिवेंट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। क्लोस्ट्रिडियम बेसिलाई क्या आता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्या है वो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और वजाइनल सिक्रीशन में पाया जाता है, ठीक है। और वो जर्मन गायनेकोलॉजिस्ट ने ये नाम रखा था, ठीक है, उसी नाम से नाम पड़ा हुआ है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू द चाइल्ड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स,
कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चे के अंदर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने का हमारा पर्पस क्या होता है? इंक्रीज ब्लड प्रेशर, टू डिक्रीज प्रोटीनूरिया, टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, टू रिड्यूस इन्फ्लामेशंस। बहुत ही मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें मेरा सही आंसर क्या होगा? बी, प्रोटीनूरिया डिक्रीज करने के लिए हम देते हैं, ठीक है। और उसका मतलब क्या है? डिक्रीज प्रोटीनूरिया के लिए हम देते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स में क्या होता है? जो हमारा प्रोटीन होता है किडनी के अंदर लीक होता है। क्या होता है? ब्लड में से यूरिन में क्या होता है? प्रोटीन लीक होता है, ठीक है। यदि ये कंडीशंस को हम ट्रीट नहीं करते हैं तो चिल्ड्रंस के अंदर क्या होता है? इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स में हमें जो कंडीशंस देखने को मिलती है, क्या क्या कंडीशंस हमें देखने को मिलती है, वो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। क्या कमेंट करके बताना। यदि कंडीशन ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या होगा? बच्चे के अंदर रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस बढ़ जाएगा, ठीक है। एट्रोपिन सल्फेट इज एडमिनिस्टर्ड बिफोर ईसीटी। ईसीटी देने से पहले हमें एट्रोपिन सल्फेट क्यों देना चाहिए? टू रिलैक्स मसल्स, टू एलिवेट एंजाइटी, और शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक टू रिड्यूस सिक्रीशंस। तो हमें ईसीटी देने से पहले एट्रोपिन सल्फेट क्या किस ग्रुप में आती है? एंटी कोलिनर्जिक ग्रुप की ड्रग्स है। कौन सी? एंटी कोलिनर्जिक ग्रुप की ड्रग्स है। तो सिक्रीशंस रिड्यूस करने के लिए हम ये दवा देते हैं, ठीक है। ईसीटी का क्वेश्चन बनेगा बिफोर नर्सिस रोल, ड्यूरिंग और आफ्टर, ठीक है। आफ्टर के अंदर मेमोरी, जो हमारी रिसेंट मेमोरी होती है तो क्या होती है? लॉस होती है। बार बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, ठीक है। वो याद रखना ईसीटी के दौरान। ईसीटी किसने खोज की थी? तो कार्लेटी एंड बेनी ने, ठीक है। कार्लेट और बेनी ने ये खोज की थी, ठीक है। और स्पेसिफिकली स्किज़ोफ्रेनिया और साइकोजेनिक जो डिप्रेशंस होता है उसमें हम ईसीटी देते हैं। 70 to 110 उसका जो हम होता है वो हम पावर देते हैं, ठीक है। टू मेन रीजन्स होते हैं एट्रोपिन देने के। देखो उसमें क्या होता है कि जो पोस्ट इक्टल ब्रेडी एरिथमिया होता है, ठीक है, वो प्रिवेंट करने के लिए क्यों? कि वेगल स्टोन बढ़ जाता है इसके लिए। और दूसरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सिक्रीशंस को मिनिमाइज करने के लिए हम देते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। तो जो हम डिलीवरी की डेट एक्सपेक्ट करते हैं किसकी वजह से नक्की करते हैं? वुड्स फार्मूला, निग्लिस फार्मूला, रॉबर्ट्स फार्मूला और जॉनसन फार्मूला। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? निग्लिस फार्मूला। यदि आपको दिन पूछा जाए तो 280 डेज कितना होता है? 280 डेज। निग्लिस फार्मूला के मुताबिक 9 मंथ और 7 डेज हम काउंट करते हैं। कितने? 9 मंथ और 7 डेज हम काउंट करते हैं। दोनों याद रखना है आपको, ठीक है। उसमें क्या होता है? LMP लास्ट मेंस्ट्रुएशंस पीरियड से हम काउंट करते हैं और उसके अंदर 9 मंथ और 7 डेज ऐड करते हैं, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है। देखो ये एग्जांपल दिया हुआ है। LMP 1 नवंबर 2017 है तो उसके अंदर 7 डेज याद करेंगे तो कितना होगा? 8 नवंबर। और 2017 के अंदर 1 ईयर याद करेंगे तो कितना होगा? अगस्त 2018 होगा, ठीक है। मिस्टेक हुई, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। तो इसी तरह तुम कर सकते हो, या आप जितनी डेट दी होगी उसमें से 3 मंथ कटा सकते हो, ठीक है। तो भी हो सकता है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर। वेक्टर का एग्जाम्पल कौन सा है? माइस, टिक्स, स्क्विरल्स, टैप वर्म्स। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? टिक्स क्या है? वेक्टर है, ठीक है। ये PDF आपको चाहिए तो मेरी टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हेल्थ बस में जुड़ जाना, ठीक है। और ऐसे रोज़ वीडियो मैं अब लाता रहूँगा, ठीक है। लेप्रेसी इज ऑल्सो कॉल्ड। लेप्रेसी हम किसको कहते हैं? सोरियासिस, स्कैबीज, हैंसन डिजीज़ और डेरियस डिजीज़। तो लेप्रेसी को दूसरा नाम है हैंसन डिजीज़। और ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जा सकती है तो डेप्सोन। क्या होता है? डेप्सोन हम लेप्रेसी में देते हैं, ठीक है। वो याद रखना। ये क्या है? क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। ये एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ग्रुप से क्या होता है? टीबी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी होता है और लेप्री से लेप्रेसी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो स्लोली देखने को हमें मिलता है। ऑन एवरेज 5 ईयर्स जितना हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और लेप्रेसी स्किन में अफेक्ट करता है, पेरिफेरल नर्व में, म्यूको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकोसा के अंदर और आइस के अंदर इफेक्ट करता है, ठीक है। और डिजीज़ ये क्यूरेबल है और उसमें मल्टी एमडीटी थेरापी हम देते हैं, ठीक है। द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग एक्सेप्ट।
तो आपको पहले ये पता होना चाहिए फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो हमारे बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम होती है, ठीक है, उसमें ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होती है, उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो वर्क होता है उसमें सिंपैथेटिक और फ्लाइट किसमें होता है, सिंपैथेटिक में, पैरासिम्पैथेटिक में रेस्ट होता है, ठीक है। तो उसमें कौन सी आएगी, इंक्रीज इन ऑक्सीजन इंटेक, इंक्रीज बीपी, डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट और मेंटल अलर्टनेस। तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में कौन सी कंडीशंस नहीं होगी, तो उसमें हमारा सही आंसर होगा डिक्रीज कार्डियक आउटपुट नहीं होगा। उसमें क्या होगा, इमरजेंसी कंडीशंस जैसी होती है, जैसे कि आपके पीछे कुत्ता पड़ा हो तो आप क्या करेंगे, भागेंगे, तो आपके टेकिकार्डिया होगा, ब्रेडिकार्डिया तो देखने को नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन इंटेक बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है, और मेंटल अलर्ट हो जाओगे आप। इमरजेंसी कंडीशंस में हमें क्या करना है, कैसे हमारा बचाव करना है, ऐसी सब कंडीशन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में देखने को हमें मिलेगी, या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में ये कंडीशंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। विच मेथड इज यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, क्रीम में से जो हम बटर सेपरेट करते हैं उसको क्या कहते हैं, टिट्रेशंस, फिल्ट्रेशंस, सेंट्रीफ्यूगेशंस और एमलेगेमेशंस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो उसमें हमारा सही आंसर होगा बटर में से जो हम क्रीम करते हैं तो उसमें हमारा सही आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगेशंस। क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। एक बहुत ही अच्छी मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि क्रीम जो होती है, क्रीम के बॉटम में जाके हम जो फैट पार्टिकल्स होते हैं या बटर पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, टॉप में लाते हैं, क्या करते हैं, टॉप में लाते हैं और वहाँ से उसको एग्रीगेट करते हैं, बटर में से क्या करते हैं, जुदा करते हैं, ठीक है, और इजीली हम क्रीम को रिपोर्टेड बना सकते हैं। इंक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस इज सीन इज, ग्लूकोज टॉलरेंस हमें किसमें देखने को मिलता है, हाइपोपिट्यूटरिज्म, हाइपर इंसुलिनिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑल ऑफ दी अबव। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। किस किस कंडीशंस में देखने को मिलेगा, तो सभी कंडीशंस में देखने को मिलेगा। तो हाइपोपिट्यूटरिज्म में क्या होगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर, किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर है, जिसके अंदर जो हमारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं ये हमारे बॉडी के मुताबिक प्रोड्यूस नहीं होते या कम होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोपिट्यूटरिज्म। तो हाइपर इंसुलिनिज्म में क्या होता है, जो हमारा इंसुलिन नॉर्मल लेवल होता है, ठीक है, पर्सन्स के अंदर उसका नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाना, उसका हम क्या कहते हैं, हाइपर इंसुलिनिज्म। और हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको पता ही होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, थायराइड जो ग्लैंड होती है वो अपना जो थायराइड सिक्रीशंस होता है, थायराइड हार्मोन्स होता है T3 T4 बॉडी के मुताबिक वो सिक्रेट नहीं कर पाता है। द स्टरलाइजेशंस ऑफ ग्लासवेयर इज डन थ्रू, जो ग्लासवेयर होती है उसका स्टरलाइजेशन हम किसके थ्रू करते हैं, फ्यूमिगेशंस, डिसइंफेक्शंस, ड्राई हीट और मोस्ट हीट। स्टरलाइजेशंस या ऑटोक्लेव का क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। ऑटोक्लेव में हम कितना टेम्परेचर रखेंगे, कितनी मिनट तक रखेंगे, ठीक है, 121 टेम्परेचर रखेंगे, 15-20 LBS प्रेशर होगा और 15 से 20 मिनट तक हम रखेंगे, ठीक है, याद रखना है ऑटोक्लेव के लिए। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, ग्लासवेयर के लिए हम यूज़ करेंगे ड्राई हीट, ठीक है। विच इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द गैमेट्स, गैमेट्स का मतलब क्या होता है, एग्स और स्पर्म, ठीक है, ओवा और स्पर्म, उसको हम क्या कहते हैं, गैमेट्स। तो गैमेट्स के अंदर क्रोमोसोम्स कितने प्रेजेंट होता है ह्यूमन बीइंग में, नो क्रोमोसोम्स, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। 1 सेट में कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, क्या होता है, 23 पेयर्स, यानी 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो स्पर्म और एग्स का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, गेमेटोजीनेसिस, से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं सिंगल सेट में होते हैं और वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में भी डिज़ाइन होते हुए है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज नॉट इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि जब हम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं तब कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है, लैक्टेज, सुक्रेज, एमाइलेज और लाइपेज, ठीक है। तो आपको ये पता ही होगा कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा नहीं होगा, तो उसमें हमारा सही आंसर होगा लाइपेज। लाइपेज किस में होता है, फैट के लिए होता है, ठीक है। जो फैट का जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं, कैटालाइज हम करते हैं, उसमें हम लाइपेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का वीडियो, कल मिलता है एक नए वीडियो के एपिसोड के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।